जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वह इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में अवश्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स का वेटेज इस एग्ज़ाम में देखा गया है कि फिजिक्स से प्रश्न बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्लस आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर साइंस का वेटेज रहता है ग्रुप डी में। तो हीट हम चैप्टर देखेंगे। पिछले वीडियो में हम साउंड का देख चुके हैं और इसमें हम देखेंगे हीट, उष्मा क्या होता है और उष्मा से संबंधित क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में सही साबित हो और आप उसको अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस चैप्टर से। देखिए, तो ग्रुप डी वाले इसको अवश्य देखिए। देखिए, इसमें क्या है कि उष्मा आपसे पूछे हीट क्या होता है, तो हीट जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, आपसे पूछे कि उष्मा क्या है, तो उष्मा एक प्रकार का कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है। तो क्या है, तो उष्मा है ऊर्जा। तो ऊर्जा लगा देना है। ठीक है, कार्य पूछना है, कार्य देखिए ऑप्शन कैसे सजाएगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये सभी को पता है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, ये सभी को पता है। लेकिन क्या नहीं पता होगा किसी को, उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखिए, मात्रक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन में कि एक होता था सीजीएस मात्रक, एक होता है एमकेएस मात्रक, एक होता है एफपीएस मात्रक, एक आया एसआई मात्रक। ठीक है, 4 मात्रक अभी तक आए। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक को कहा गया फ्रेंच मात्रक कहा गया। ये एशिया में चलता था। ठीक है, एशिया में ये ज़्यादातर चलता था। और एफपीएस मात्रक जो था वह ब्रिटिश में चलता था। ब्रिटिश याद रखिए इसको। ठीक है, ब्रिटिश याद रखिए। ठीक है, तो ब्रिटिश आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सीजीएस मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड है और फुट पाउंड सेकेंड है। तीनों में सेकेंड था कॉमन, लेकिन एमकेएस से लाया मीटर किलोग्राम सेकेंड। अभी भी जो मीटर किलोग्राम सेकेंड है इसी से एसआई यूनिट के 3 गो आए, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। इसी एशिया पद्धति से ही, मतलब सॉरी एमकेएस पद्धति से ही लिया। बाकी एसआई पद्धति में 9 है, 7 आधारी और 2 संपूरक हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। सीजीएस को क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति सीजीएस को बोलते हैं, एग्जाम पूछा जा सकता है। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। तीसरी बात कि एसआई यूनिट का विकास किस पद्धति से हुआ है, तो आपका आंसर रहेगा एमकेएस से। कैसे, कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि एसआई यूनिट में 9 होते हैं और उसमें 7 आधारी मात्रक है और 2 संपूरक हैं। तो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, जैसे लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है और समय का सेकेंड है, तो एमकेएस से ही आया है। तो एमकेएस से ही ये ऐसा पद्धति शुरुआत हुई। क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जो बड़ा अमाउंट के, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा देश है, ये छोटा सा जगह है, ये बड़ा सा जगह है। ठीक है, तो जो ऐसा यूनिट में देखा गया कि जहाँ कम प्रचलन में था, ठीक है, जो कम प्रचलन में था और जो ज़्यादा प्रचलन में था, तो ज़्यादा वाले प्रचलन को और अधिक प्रचलित कर दिया गया। तो एमकेएस, जैसे फ्रांस एक ही देश है, ब्रिटेन एक ही देश है, एमकेएस में कई सारे देश थे, एशिया में कई सारे देश थे। तो एशिया एमकेएस पद्धति बहुत सारे देशों में फैला था, इसलिए एमकेएस पद्धति को सटीक माना गया और सभी देश में इसको फैला दिया गया और ऐसा यूनिट के रूप में इसे विकसित किया गया। इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या, कैलोरी देख लिए। देखिए 1 कैलोरी का मतलब क्या हुआ, कैलोरी क्या है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है। और अगर आपसे पूछे केल्विन क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है, लेकिन कैलोरी जो है वो ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस याद रखिए, फ्रेंच में इसको कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, और एसआई मात्रक क्या है, जूल याद रखना है। तो पूछेगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल है। देखिए मात्रक अलग अलग हो तो उसका वैल्यू भी अलग हो। सीजीएस और एसआई मात्रक की तुलना करेंगे तो देखिए कैसा मान आएगा। 1 कैलोरी बराबर 4.186 या 184। ठीक है, तो 4.2 याद रखिए आप। ठीक है, इसलिए मात्रा का वैल्यू अलग अलग हो जाता है। तो याद रखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एग्जाम में पूछा गया है, 4.2 जूल पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए तापमान क्या है, तापमान का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, हम बताएं क्या, कैलोरी हुआ सीजीएस मात्रक ऊष्मा का, तापमान का क्या हुआ, केल्विन होता है। ठीक है, जैसे ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ का
पदार्थ वाला मोल होता है, ठीक है। अब देखिए तापमान स्केल देखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं स्केल के बारे में प्रश्न अवश्य पूछते हैं, तो ये तापमान स्केल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए CFR KRA, तो सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, रोमर है, केल्विन है, रेडियन करके है। तो ये निम्नतम बिंदु होता है, इसको बोलते हैं निम्नतम वैल्यू, और ये होता है उच्चतम बिंदु। मतलब एक होता है हिमांक बिंदु, एक होता है भाप बिंदु। मतलब 0 डिग्री पर यह हिम बन जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगता है। तो देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, सी एफ के याद रखना है, CFK। तो देखिए 0 से 100 है तो 0 से 100 है, 32 से 212 है तो 32 से 212 है, 273 से 373 है तो 273 से 373 है। तो कैसे याद रखना है, C-0 बराबर 100-0, 0 कॉमा 32 कॉमा 273 कॉमा, तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले पर आप मान बैठा दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। जैसे अगर f का मान दिया हो और c निकालना हो तो f का मान बैठा के हम इस दोनों समीकरण को लिख के हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, कैसे 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस दे देना है और f का मान निकल जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। आप एग्जाम भूल भी जाते हैं तो आप 37 डिग्री सेल्सियस इस फार्मूला पर लगा के आप निकाल सकते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है, ये याद रखना है। फिर क्या यहाँ दिया गया है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है, कब होता है, -40 डिग्री पे होता है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, -40 डिग्री केल्विन पे होता है। एग्जाम में कन्फ्यूजन कर देगा। आप -40 तो याद किए हैं, उसमें क्या मात्रक लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसने बोल ही दिया है कि इसके पीछे लगाना है, इसके पीछे सेल्सियस एग्जाम मतलब क्वेश्चन में दे ही दिया है, तो आप क्यों लगाइएगा आंसर में। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट कब बराबर होगा, तो -40 डिग्री ही सिर्फ आंसर होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले दे दिया जा चुका है, ठीक है, तो गलती नहीं करना है। अब देखिए तापमापी क्या ठोस होता है, द्रव होता है, ये थोड़ा गलती है, ठीक है, ठोस है, द्रव है, गैस है, डॉक्टर तापमापी है। तो इतना इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजाना नहीं है, डॉक्टर तापमापी याद रखिएगा। डॉक्टर तापमापी ठोस एक होता है, जो द्रव तापमापी 2 तरह के होते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एक होता है आपको पारा उसमें मिला रहता है, एक होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये शुष्क बहुत अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में यूज किया जाता है, जहाँ पर माइनस में चला जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठोस द्रव गैस डॉक्टर तापमापी होता है, इसमें उतना डिटेल्स नहीं, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं, आगे देखते हैं उष्मीय प्रसार देखते हैं। दो उष्मीय प्रसार कहाँ देखने को मिलता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, क्यों, तो क्या उसमें कचरा भरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर सरकार के पास लोहा नहीं है इसलिए वो लोहा बचाने के लिए जगह छोड़ दिया जाता है। तो आंसर आएगा उष्मीय प्रसार। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि ये आगे आने लगता है, तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप न कर जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठंडी के दिनों में एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ठीक है, इसलिए बीच में गैप छोड़ना जरूरी है, इसका कारण है उष्मीय प्रसार, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल पूछे कि इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट का प्रयोग क्यों किया जाता है, उष्मीय प्रसार। क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन आप जब देखेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन से आप जब आयरन करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का जो सरफेस होता है वो गर्म होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का प्रसार होता है। और ऑटो कट नहीं होगा तो वह आयरन खराब हो सकता है, पहला कंडीशन वो खराब हो सकता है। दूसरी बात कपड़ा जल सकता है, जो कपड़ा होगा वो जल सकता है, ठीक है। अब तीसरी क्या है कि धातु की चकती में छेद रहने देना। जो धातु की चकती होगा उसमें छेद क्यों रहने दिया जाता है, ठीक है, कोई भी धातु बना रहेगा उसमें कहीं ना कहीं छेद रहेगा ही, क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों में वो फैलेगा और ठंडी के दिनों में सिकुड़ेगा, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है कि उष्मीय प्रसार से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछेगा। जल का असामान्य प्रसार, देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका हीट कभी भी गलती नहीं होगा। हीट का आप कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन ये पढ़ लिए याद हो जाएगा, ठीक है।
ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, ऊपरे ऊपरे मतलब कि जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। आराम से लगा देना, वहाँ पर आपको ये नहीं पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछेगा, ठीक है, और आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप सटीक से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझे रहेंगे तो ठीक है। देखिए जल का असामान्य प्रसार, ये आपको याद रखना है, ये आयतन और घनत्व दोनों में से एक याद रखिए, आप घनत्व को याद रखिए, ठीक है, कि जल का घनत्व अधिकतम कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और आयतन में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हम क्या लिखे, आयतन में उल्टा, मतलब कि आयतन में क्या, जल का आयतन निम्नतम कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस में, तो निम्नतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। एक चीज याद रखिए, दूसरा चीज अपने आप याद हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिक होता है, बस ये याद रखिए। पहला क्या है कि आयतन घटेगा, फिर निम्नतम होगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो जल क्या होगा, पहले घटेगा, आयतन घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, जब जल के बारे में बताया जाए कि किसी भी बर्फ के टुकड़े को उसमें रखेंगे तो क्या होगा, आयतन पर घटेगा, फिर निम्न होगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन सब आएगा, वो आपको समझना है, ठीक है। देखिए फिर क्या, घनत्व बढ़ेगा, फिर महत्तम होगा, फिर घटेगा, तो ये याद रखना है, घनत्व में पहले बढ़ेगा, महत्तम होगा, न्यूनतम होगा, ये जल का असामान्य प्रसार है। फिर देखेंगे आगे क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहे थे कि बर्फ को पानी में रखने पर क्या होगा। मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, ये ग्लास है, ये पानी है, ठीक है। इसमें बर्फ का टुकड़ा रखेंगे तो पहली बात कि 1/10 भाग वो डूबा रहेगा, 1/10 भाग क्या होगा, ऊपर होगा, 1/10 भाग ऊपर होगा, 9/10 भाग नीचे होगा, ठीक है। क्योंकि 9 एक 10 होता है, पानी जो होता है वो 10 भाग होता है, पानी का बर्फ का टुकड़ा 10 भाग मान लीजिए, तो एक भाग ऊपर होगा, 9 भाग नीचे होगा, किसका, 10 भाग का, ठीक है। आयतन पहले घटेगा, क्यों, पहला क्या चीज है कि बर्फ को रखेंगे तो आयतन घटेगा, इसलिए बर्फ गायब हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि पानी के गिलास में हम बर्फ रख रहे हैं, ठीक है, तो वो बर्फ क्या होगा, पहले उसका आयतन घटेगा, मतलब कि आयतन घटेगा तब ना वह बर्फ दिखना बंद हो जाएगा, गल जाएगा पूरा, ठीक है, आयतन घटेगा, लेकिन उसका वह उसके बाद वो आयतन नहीं बढ़ेगा, पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले तो वो घट चुका है, उसके बाद देखेंगे तो पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए बर्फ, जैसे देखिए ऐसे है, बर्फ रखें तो हल्का ऊपर आया, उसके बाद ये जो गलेगा तो ये और ऊपर नहीं जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो एग्जाम पूछेगा कि गलने के बाद पानी के आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो पानी के प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पानी के आयतन पे, क्यों, क्योंकि जिस समय हम पानी में बर्फ रखे थे उसी समय उसने अपना स्थान ले लिया था, पानी की हल्की ऊंचाई बढ़ा दी थी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। पाइप में रखने पर पाइप फट सकता है, ठीक है, पाइप में अगर रख दें, क्लोज पाइप में हम बर्फ रख दें तो बर्फ पहले जब रखेंगे पिघलेगा, उसको फाड़ देगा, ठीक है, तो फट जाएगा, ये याद रखना है। फिर क्या, 4 डिग्री सेल्सियस पर खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर में संरक्षित रखता है। तो एग्जाम पूछेगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पे तापमान, कितने डिग्री सेल्सियस पे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखे जाते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे याद रखने हैं, 4 डिग्री सेल्सियस। और -40 डिग्री सेल्सियस क्या था, -40 डिग्री क्या था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये बराबर हो जाते हैं, -40 डिग्री पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट से मतलब नहीं है, सी और बराबर एफ कब होगा, -40 डिग्री पर होगा, इतना याद रखना है। प्लस ये 4 डिग्री सेल्सियस मतलब हुआ रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा संरक्षण की विधि है, ये उतना पूछा जाता है। देखिए चालन मतलब लोहे के छड़ में चालन होता है, इसमें अनुभाग नहीं लेते हैं। संवहन में क्या होते हैं, इसमें अनुभाग लेते हैं। द्रव और गैस में होता है। विकिरण कब होगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचना, यह विकिरण कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विकिरण, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि विशिष्ट धारिता क्या है, विशिष्ट धारिता ऊष्मा क्या है, तो सबसे अधिक किसमें होती है, हाइड्रोजन में होती है, 4200 किलो पर किलोग्राम पर केल्विन। तो विशिष्ट धारिता ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होती हैं वो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है, 4200। ठीक उसी प्रकार देखिए जल में भी वही होती है 4200, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, तो 4200 पर किलोग्राम पर जूल जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। बर्फ की कितनी होती है, बर्फ की 2100 जूल पर किलोग्राम होती है।
तो ये याद रखना है 2100 जूल पर किलोग्राम होती है। इसमें क्या किलोग्राम पर किलो है, इसमें जूल पर किलोग्राम है, जूल पर किलोग्राम है, ठीक है। तो बर्फ का आधा याद रखिए, 4200 याद रखिए, 2100 याद रखिए। जब भी धारिता पूछे, उष्मा धारिता पूछे तो 4200 2100 आपको याद रखना है, ये दोनों, ठीक है, ठीक है। किरचॉफ लॉ याद रखना है, किरचॉफ लॉ पूछेगा, इसका थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे इसका एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। क्या रहेगा, देखिए काले कपड़े में अधिक गर्मी लगता है, यहाँ पर कौन सा नियम कार्य कर रहा है, तो याद रखिएगा किरचॉफ लॉ कार्य कर रहा है। जो किरचॉफ लॉ होते हैं वही कार्य कर रहा है काले कपड़े में। काले कपड़े में कौन सा काम कर रहा है, तो किरचॉफ लॉ काम कर रहा है, काले कपड़े में अधिक गर्मी लगना। फिर के काले गेंद सफेद गेंद की तुलना में सूर्य की किरणें में अधिक चमकीली दिखाई देती है। ये बात सही है कि काला गेंद चमकीली दिखाई देगी सूर्य की किरण में, क्यों, क्योंकि वहां पर किरचॉफ लॉ कार्य कर रहा है। बस किरचॉफ लॉ आप याद रखिएगा, किरचॉफ लॉ, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख गैस क्या है, CO2 है, ठीक है, CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर से जो CFC गैस निकल रहा है, जितने भी फॉग है, सेंट है, इस सब से जो निकल रहा है गैस, वह ओजोन परत को, जो O3 है, ओजोन गैस है, उसको तोड़ रहा है, ठीक है, O+O2 में तोड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, ओजोन परत का जो लेयर है वो पतला हो रहा है। और आपसे एग्जाम पूछेगा कि ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है कि या फिर वो पतला हो रहा है, तो आप पतला हो रहा है लगाइएगा, छेद से मतलब नहीं है। एग्जाम पूछा गया है ओजोन परत में छेद नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी मोटाई जो है थी वो पतला होता जा रहा है। ये एग्जाम में आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए CO2 क्या है, CO2 में भी कंफ्यूजन रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी है, प्रदूषण नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। CO2 प्रदूषण नहीं है, ठीक है। क्यों, अगर आपको याद रखना है तो देखिए पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो क्या वो प्रदूषण लेते हैं, नहीं, ठीक है, फिर वो अपने में स्वच्छ है। तो ये याद रखना है CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, प्रदूषण नहीं है। और भी हो जैसे, लेकिन CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्रदूषण है, लेकिन CO2 प्रदूषण नहीं है, बस ये याद रखना है। तो हमने देखा हीट से संबंधित कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा, हमने आपको रिवीजन करा दिया इस नोट्स के जरिए, एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।